बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में बसा एक समृद्ध राज्य था, चंद्रगढ़। यहाँ के राजा विक्रांत सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी मृणालिनी सुंदर थी, पर उतनी ही क्रूर और महत्वाकांक्षी भी। मृणालिनी को सिर्फ सत्ता चाहिए थी। प्रेम, करुणा और प्रजा का सुख दुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मृणालिनी बचपन से ही तंत्र मंत्र और विषयों की विद्या में रुचि रखती थी। कहा जाता था कि उसके पास एक काले नाग की अंगूठी थी, जो उसे किसी तांत्रिक बाबा ने दी थी। इस अंगूठी की शक्ति से वह किसी को भी वश में कर सकती थी। भाग 2। छल और षड्यंत्र। राजा विक्रांत सिंह रानी मृणालिनी पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने शासन के कई महत्वपूर्ण काम उसकी सलाह पर छोड़ दिए थे। धीरे धीरे मृणालिनी ने राज्य के मंत्रियों, सभासदों और यहां तक कि सेना प्रमुखों को भी अपने जाल में फंसा लिया। पर रानी की नजर केवल चंद्रगढ़ पर ही नहीं थी। वह आसपास के राज्यों पर भी अधिकार चाहती थी। उसने राज्य के गुप्तचरों को भेजकर वहां की कमजोरियां जाननी शुरू कीं और गुप्त रूप से अपने वफादार सैनिकों को वहां भेजकर माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। एक दिन राजा की छोटी बहन राजकुमारी सुधा ने रानी के कमरे में कुछ काले ताबीज और विष की शीशियां देख लीं। जब उसने राजा से यह बात बताई तो रानी ने न केवल सुधा को पागल करार दिया, बल्कि उसे महल के अंधेरे तहखाने में कैद करवा दिया। भाग 3। प्रजा की पीड़ा। मृणालिनी के राज में कर बढ़ा दिए गए, किसान बेघर होने लगे और जनता भूखी मरने लगी। पर रानी को केवल अपने महल के महंगे आभूषण, विदेशी वस्त्र और विलासिता की पड़ी थी। उसने देवताओं के मंदिरों से सोना निकलवाकर अपने महल में सजावट करवा दी। पर हर अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठती है। गांवों में भैरव बाबा नामक एक वृद्ध संत थे, जो पहले महल में राजगुरु हुआ करते थे। पर मृणालिनी की नीतियों के कारण उन्होंने महल छोड़ दिया था। उन्होंने लोगों को एकत्र कर एक गुप्त संगठन बनाया, प्रकाश दल, जिसका उद्देश्य रानी के अत्याचार का अंत करना था। भाग 4। राजकुमार की वापसी। रानी का सौतेला पुत्र राजकुमार आदित्य, जो युद्ध की शिक्षा के लिए काशी गया था, 7 वर्षों बाद लौट आया। उसने जब राज्य की दुर्दशा देखी तो उसे अपनी मां पर शक हुआ। आदित्य एक सच्चा क्षत्रिय था, धर्म और न्याय को सर्वोपरि मानने वाला। उसने भैरव बाबा से मिलकर सच्चाई जानी। बाबा ने उसे सबूत दी, रानी की विष की शीशियां, बंदी राजकुमारी सुधा का पत्र और काले ताबीज। आदित्य ने गुप्त रूप से महल में प्रवेश किया और अपनी बुआ सुधा को छुड़ाया। फिर उसने जनता के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई। भाग 5। रानी का अंत। पूर्णिमा की रात, जब रानी ने एक यज्ञ के माध्यम से अपने तांत्रिक शक्तियों को और बढ़ाने का प्रयास किया, तभी आदित्य ने महल पर धावा बोल दिया। घमंड में डूबी रानी ने अपनी नाक की अंगूठी से आदित्य को वश में करने की कोशिश की, पर भैरव बाबा ने पहले ही उस अंगूठी की शक्ति को नष्ट कर दिया था। रानी का जादू बेअसर हो गया, उसका तंत्र विफल हो गया। क्रोध में उसने विष पीकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर आदित्य ने उसे बंदी बना लिया और जनता की अदालत में पेश किया। जनता ने सर्वसम्मति से रानी को उसके अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा दी। भाग 6। नया युग। राजकुमार आदित्य ने शासन संभाला और चंद्रगढ़ में फिर से न्याय, प्रेम और समृद्धि की वापसी हुई। मृणालिनी को उसी तहखाने में रखा गया जहां उसने सुधा को कैद किया था। अब वह हर दिन अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी, और इस तरह एक बुरी रानी का अंत हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को तिलांजलि दी थी। पर अंत में सत्य और धर्म की विजय हुई। सीख। अंततः अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो,